सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम मोर देन 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे आपका एक थरो रिवीजन हो जाएगा पूरे पॉलिटी का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो कौन सा जो संशोधन था वो आया था? तो ये था 44th अमेंडमेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44th अमेंडमेंट जो आया था वो आया था 1978 में, और इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया था, है ना। फंडामेंटल राइट्स जो कि आते हैं आपके पार्ट 3 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, उसमें से इसको हटा दिया था और इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो इसमें इसको लीगल राइट बना दिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ठीक है, तो हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? वो है 10। ठीक है, इनिशियली 10 थी। ठीक है, इनिशियली जो थी हमारे पास वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जो कि ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट जो आया था 1976 में। उसके बाद 86th अमेंडमेंट आया। ठीक है, जो कि आया 2002 में, जिसने एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी थी, जिसमें था कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं उनको अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देनी है ना, तो वो एक ड्यूटी ऐड कर दी गई थी। तो आज की डेट में टोटल अगर बात की जाए तो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आंसर हो जाएगा 11। जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हाल ही में निरस्त किया गया था? तो जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड आर्टिकल था, जो उसको एक स्पेशल स्टेटस देता था, वो था आर्टिकल 370। 370 को 2019 में हटा दिया गया था, है ना, और उसको पहले इसको रिवोक करा और इसको एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर रीऑर्गेनाइज किया गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का जो जिम्मा था वो इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। संसद के 2 सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो जब एक डेडलॉक आ जाता है ना लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जो कि बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत ये आती है, और इसका जो चेयरमैन है वो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। काफ़ी लोग इसको प्रेसिडेंट से कंफ्यूज कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट नहीं है इसका आंसर, इसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली है? ठीक है, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं अपने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड से ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों, वो लिए गए हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना। 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो उसमें से प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं, 4 फील्ड के एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करते हैं। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और
सोशल साइंस। ठीक है, ये 4 फील्ड के एक्सपर्ट ये नॉमिनेट कर सकते हैं। और टोटल मेंबर्स की बात की जाए कितने कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 12। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है? ठीक है, हार्ट एंड सोल किसको कहा गया है? तो हार्ट एंड सोल कहा गया है आर्टिकल 32 को, है ना। आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर किसी के मौलिक अधिकार छिन रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वॉयलेट होते हैं, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। A writ issued by the Supreme Court compelling the quasi-judicial public authority to perform its mandatory duty. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी वह रिट जो सार्वजनिक प्राधिकरण का उसका कर्तव्य करने पर बाध्य कर देती है, वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं मैंडेमस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंडेमस। मैंडेमस जो होती है वो उसमें कहा जाता है कोर्ट कंपेल करता है एक पब्लिक अथॉरिटी को कि अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करें। संसद में ये अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, वो फाइनल डिसीजन किसका होता है? तो वो जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है स्पीकर का, है ना। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का ये फाइनल डिसीजन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर। स्पीकर का जो है ये फाइनल डिसीजन देता है कि ये मनी बिल है या नहीं, और ये डिसीजन फाइनल होता है। इसको कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। और ये पावर आती है किसके अंडर में? आर्टिकल 110 में के तहत ही आता है ना। यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना इस्तीफा किससे संबोधित करते हैं? ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे? तो वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 56 के तहत ये उसमें डिफाइंड है ये कि अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65। वहीं अगर हाई कोर्ट के जज की बात की जाए तो वो होती है 62। ठीक है, 62 की एज में हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? डैश इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ये होते क्या हैं अतिरिक्त संवैधानिक निकाय? ये ऐसी क्या लीजिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है ना, पर एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तौर पे ये बनाए गए हैं। तो इनमें से अगर देखें, ठीक है, तो उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन है या यूपीएससी है, तीनों के बारे में ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। सिर्फ एक प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग है, उसका कोई विवरण वहाँ पे नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रत्यक्ष उन्मूलन का उल्लेख है? ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 17 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17, है ना। भारत का पहला आम चुनाव और पहला संविधान संशोधन कब आया था? तो सबसे पहला जो जनरल इलेक्शन था और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो दोनों एक ही साल में आए थे। ठीक है, और वो कब आए थे? 1951 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो जो वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर, है ना,
वो प्रियम्बल में कब जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42nd। किस संशोधन द्वारा भाग 9 पंचायती राज जोड़ा गया था? ठीक है, तो पंचायती राज जो है उसको कौन से भाग से जोड़ा गया था? तो वो था 73rd अमेंडमेंट से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73rd। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ठीक है, तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर बेस्ड था? ठीक है, तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो मेनली जो इन्फ्लुएंस उसका हुआ था वो हुआ था साइमन कमीशन रिपोर्ट पे। ठीक है, तो उसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन रिपोर्ट, जो कि आई थी 1927 में। 42nd संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? जैसे कि मैंने बताया प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अनुच्छेद 12 और 35 12 से 35 तक मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 35 जो है वो मौलिक फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिए गए हैं? वो दिए गए हैं पार्ट 3 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट 3। कौन सा एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें न्यायालय द्वारा सरकार को आदेश जाता है जो केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ठीक है, तो अगर बात की जाए एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की, है ना, जो कोड कोड जो है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इशू कर सकते हैं। ठीक है, और कोई इशू नहीं कर सकता, और कोई कोर्ट इशू नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है रिट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिट। रिट ऑर्डर होता है, लीगल रेमेडीज़ हैं जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसमें भी हो जाता है वो फिर फैसला देती है और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करी जाती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिट। रिट होते कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के होते हैं। एक होता है हीबस कॉर्पस, एक होता है मैंडेमस, सेराट्योरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। ठीक है, ये 5 टाइप के रिट होते हैं। रिट को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें बाकायदा केस स्टडी के साथ मैंने हर रिट को डिटेल में समझाया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सारे कन्फ्यूजन रिट को लेके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट चीफ लॉ ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन है? तो जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ना गवर्नमेंट का, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। पहले चुनाव हुए कब थे? 1951 में, और सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो भी 1951 में ही आया था। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल घोषित किया जा सकता है? ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तो अगर वॉर की सिचुएशन है या एक्सटर्नल बाहरी आक्रमण हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, वो लागू कर सकता है प्रेसिडेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी
नेशनल इमरजेंसी, जो कि आता है आर्टिकल 352 के अंडर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? जैसा कि मैंने बताया, प्रेसिडेंट जो होता है वो 3 टाइप की इमरजेंसी लागू कर सकता है। एक वॉर के केस में, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और एक होता है जब उस जो प्रेसिडेंट है उनको लगे कि किसी स्टेट में, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम नहीं कर रही है, तो वो सरकार को हटाकर जो है प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो वो कब, कौन से आर्टिकल में आता है? वो आता है आर्टिकल 356 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 356। भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? वो हुआ था 26 नवंबर 1959 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1959। ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है ये 26 नवंबर 1949। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा का स्थान किसने लिया था? ठीक है, तो जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को रिप्लेस किया गया था। वो किसने रिप्लेस करा था वो पूछा हमसे, तो उनको रिप्लेस करा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब प्रभाव में आया था? तो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पर कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? वो आया था 26 जनवरी 1950 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, जो कि है हमारा रिपब्लिक डे। किस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास है? ठीक है, इन व्हाट विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल? ठीक है, तो ये जो होता है पावर, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो होती है डेमोक्रेटिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में ही जो पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है। अभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जिन्हें जनता चुनती है। भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है भारतीय संविधान? तो वो करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन द्वारा कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो जो 42nd अमेंडमेंट है ना, एक्ट है, उसमें क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो शामिल की गई थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में। और वो कौन से साल में आया था 42nd अमेंडमेंट? वो आया था 1976 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। ये जो ड्यूटीज़ है ना वो सिटीजन्स को रिमाइंड करती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन के प्रति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतराल कितना है? ठीक है, तो मैक्सिमम परमिशेबल जो गैप है पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में वो कितना है? वो होता है 6 महीना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 मंथ्स। ठीक है, आर्टिकल 85 में ये डिफाइंड है। भारतीय संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में नामित कर सकता है? ठीक है, तो एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो होते हैं उनको लोकसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। कौन से आर्टिकल के तहत होता है ये? आर्टिकल 331 के अंतर्गत। ठीक है, होता था। कितने नॉमिनेट होते थे? 2 जने नॉमिनेट होते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। हालांकि 104th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसमें इसको हटा दिया गया था। और ये आया कब था? 104th, ये आया था 2020 में। राज्यसभा के
पदेन अध्यक्ष कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो कौन है? तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के हैं वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 के में आता है ना ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया को क्या घोषित करता है? तो आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इंडिया जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया गया है, ठीक है, अबॉलिश के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? ठीक है, तो राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं अमेंड करने की, जो अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये पावर जो है पार्लियामेंट को वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? ठीक है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 368 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 368। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल को रोका गया? ठीक है, तो बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस वर बैन? ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आया था 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52nd अमेंडमेंट 1985। और इसने एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया था, नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया था, और इसको ऐड किया गया था 10th शेड्यूल में। किस संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो राइट टू वोट जो है उसको जो एज जो है वोटिंग की उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, और वो किया गया था 1988 में, और जो अमेंडमेंट था वो था 61वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61। किस संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है? ठीक है, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था? तो वो किया गया था 86 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86। ठीक है, राइट टू एजुकेशन लाया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, है ना, और आर्टिकल 21A में ये ऐड हुआ था। ठीक है, और पार्ट 3 में ये आ गया था। ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी बनी थी है। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं भारतीय संविधान में? ठीक है, तो देखिए शुरू में 8 थे, ठीक है, पर अमेंडमेंट्स के बाद ये हो गए 12। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संसद सदस्यों की अयोग्यता दल बदल के आधार पर से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है एमपी और एमएलए के लिए जो लागू किया गया है ना, आया कब था वो मैंने बता दिया, है ना, वो बता दिया। अब बात आती है इसको कौन से शेड्यूल में ऐड किया गया था? तो इसको ऐड किया गया था 10th शेड्यूल में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 10th शेड्यूल। किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है?
ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है वो कब कौन से आर्टिकल के तहत इंट्रोड्यूस की जा सकती है, वो करी जा सकती है आर्टिकल 360 में ना। भारत ने न्यायिक पुनर्वालोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनका जो है उल्लंघन हुआ है आपका, तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट फिर ऑर्डर दे देगा अगर आपका केस सही है, तो रिट के अंतर्गत ये आता है ना। और कौन सा आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल होता है आर्टिकल 32, है ना। और इसको कहा क्या जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये जो है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं वो आते हैं राइट टू इक्वालिटी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का आधार। भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन से पार्ट में आता है, तो वो आता है पार्ट 4 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्ट 4। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 36 से 51। भारतीय संविधान के कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में जैसा कि मैंने बताया 5 तरीके की रिट होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए उपाय प्रदान करती है जिसे अवैध रूप से कारावास में रखा गया है। तो मान लीजिए कोई इंसान है, उसको इलीगल तरीके से पुलिस ने बंद कर दिया है, तो ऐसे में कौन सी रिट आएगी, तो ऐसे में आएगी हीबस कॉर्पस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीबस कॉर्पस। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, हाँ, तो हम सवाल पे वापस आते हैं। तो कौन सा ऐसा भारत सरकार का अधिकारी है जो बिना मेंबर हुए संसद का जो मेंबर नहीं है फिर भी संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, तो वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि चीफ लीगल एडवाइज़र हैं, है ना, और प्राइमरी लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है संसद में पार्लियामेंट के सेशंस में हिस्सा ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट होता किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 76(1) के तहत इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग किस अवधि के लिए गठित किया जाता है, तो वित्त आयोग जो कि फाइनेंस कमीशन है जो आती है आर्टिकल 280 में, उसको कितने टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसको बनाया जाता है 5 साल के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5 years। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट।
ठीक है। इनका मेन रोल क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस को लेके जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर अपनी रिकमेंडेशन देने का काम होता है इनका। हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसका जो है गठन करते हैं। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, है ना, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स है, वो कौन से आर्टिकल के तहत अंतर्गत दी गई हैं? तो वो आ जाते हैं हमारे आर्टिकल 19 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 29। 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं कौन से? ठीक है, एक तो है प्रोफेशन का, रेजिडेंस, मूवमेंट, एसोसिएशन, है ना, और असेंबली, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं 6। संविधान के किस संशोधन द्वारा वस्तु और एवं सेवा कर जो जीएसटी है वो लागू किया गया था? तो जीएसटी जो लागू किया गया था वो करा गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बाद। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। और जीएसटी काउंसिल आती कौन से आर्टिकल में है? वो आती है आर्टिकल 279 ए में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाएं जोड़ा था? ठीक है, तो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, एक्ट आया था ना, उसमें जो है म्यूनसिपैलिटीज़ को पार्ट 9A से जोड़ा गया था। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है ना हमारी, उनको पार्ट 9A से जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 94 तो इसमें आ गया, और 73rd अमेंडमेंट जो आया था ना, वो आया था पंचायती राज को लेके, जो रूरल गवर्नमेंट होती है ना, उसको लेके आया था। भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने की पावर किसके पास है? वो होती है प्रेसिडेंट के पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। कौन सा एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है? ठीक है, डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो ये किसके अंडर में होता है? ठीक है, तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है जो सेंटर और स्टेट के अंडर में होता है, वो होता है फेडरलिज्म में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघवाद में। मतदान का अधिकार क्या है? ठीक है, मतदान का अधिकार जो है वो हमारा एक पॉलिटिकल राइट है ना, लीगल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलिटिकल राइट। और कौन से एक्ट के अंडर में आता है ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं? तो वो होते हैं 1/3 मेंबर्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो करी जाती है गवर्नर के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर। आता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 164 में आता है ना। और प्रैक्टिस होता क्या है, जो गवर्नर है वो
जो लीडर हैं, जो भी मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर्स हैं या जो गठबंधन की सरकार बनी है ना, उसके जो मेंबर्स हैं उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि सरकार बनाए, ठीक है। और इस तरीके से वो जो है चयन होता है। इन केस अगर मान लो कोई मेजॉरिटी नहीं है ना, तो गवर्नर के पास पावर है कि ऐसे लीडर को चुने जो जो सभा है, जो भी हाउस है उसमें अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सके। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हटाने का अधिकार किसे है, ठीक है। हु इज़ ऑथराइज टू ट्रांसफर और रिमूव द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट की जो जज है उनका ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार है वो होता है प्रेसिडेंट के पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। आता कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 222 के अंतर्गत ये पावर दी गई है। और ये जो है वो करा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद ही। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उनका जो कार्यकाल है 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। या तो 6 साल पूरे हो जाए या फिर उन्होंने 65 साल की उम्र एज अटेन कर ली हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, सबकी जो नियुक्ति होती है वो करी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 में आता है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है जो संविधान की कौन से भाग में दिए गए हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आर्टिकल 36 से 31 जो होती है वो कौन से पार्ट में दी गई है, वो दी गई है पार्ट 4 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पार्ट 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से की व्यवस्था से प्रदान करता है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 40 है ना हमारा, आर्टिकल 40 जो है वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जो विलेज पंचायत हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए और उनको पावर दी जाए सेल्फ गवर्नमेंट की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। और अमेंडमेंट कौन सा है, 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, है ना, ठीक है। याद रखिएगा पंचायती राज से डील कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है, 73rd में बात होती है पंचायती राज की और 74th में बात होती है अर्बन लोकल बॉडीज़ की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो वो आती हैं आर्टिकल 51A में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 51A। पहले सबसे पहले जब आए थे तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आए थे। बाद में तो उस समय पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। उसके बाद 86th अमेंडमेंट जो था, जो क्या था 2002 में, उसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी ना, और वो कौन सी थी, राइट टू एजुकेशन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है, मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 110। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 110। डील किससे करता है, टैक्सेशन, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर बोरोइंग ऑफ मनी, है ना, इससे डील करता है ये।
और कोई बिल अगर मनी बिल है या नहीं, उसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? उसका फाइनल डिसीजन लेते हैं स्पीकर। कौन सा संशोधन भारत का मिनी संविधान कहलाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा जो है अमेंडमेंट कहलाया जाता है? वो कहलाया जाता है 42nd अमेंडमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये आया था। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, तो कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो डील करते हैं नेम ऑफ स्टेट से? ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल है, सॉरी, वो नेम ऑफ स्टेट से डील करता है, तो वो करता है फर्स्ट शेड्यूल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं? ठीक है, तो 8 शेड्यूल में जो है जो हमारे लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, वो डिफाइन की गई हैं। तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो वो हैं 22। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 22। पहले 14 थी, बाद में इनको एक्सपैंड करके 22 कर दिया गया था। संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियल इमरजेंसीज होती हैं जो कि प्रेसिडेंट लागू कर सकते हैं। तो वो कितने टाइप की होती हैं? तो वो होती हैं 3 टाइप की। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 3। 352 किससे डील करता है? नेशनल इमरजेंसी से, है ना। 356 किससे डील करता है? स्टेट इमरजेंसी से। और आर्टिकल 368 से डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कौन से साल में उसका गठन हुआ था? वो हुआ था 1946 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। ठीक है जी, मैंने बताया भारत की संविधान सभा जो है उसको का गठन का आधार क्या था? ठीक है, तो उसके गठन का आधार था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा थी उसके टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? उसके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको रिप्लेस किसने करा था? इनको रिप्लेस करा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत संविधान में समवर्ती सूची किस देश से संविधान से ली गई है? तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी है? तो वो अडॉप्ट की गई है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आता गया है सब्जेक्ट्स जिसपे जो सेंटर और स्टेट है वो दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं। जैसे कि हो गया एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रेड यूनियन हो गया। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा किस देश से ली गई है? ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमने कौन से कंट्री के आर्टिकल से ली है? कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो वो हमने ली है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रभावित है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एज लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने ली है वो हमने ली है यूके से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके, है ना। यूके से जो है ली गई है। जैसे कि जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं वो हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है
वो हो जाते हैं प्रेसिडेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के जो भाग हैं वो हैं 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 भाग हैं। इनिशियली 22 थे, बाद में अमेंडमेंट आके 24 हो गए। Who among the following authorities acts as the vice chairman of the concerned zonal council on rotation basis for a period of 1 year? ठीक है, तो कौन है जो रोटेशनल बेसिस पे जो है एज अ वाइस चेयरमैन एक्ट करते हैं जोनल काउंसिल के? तो वो होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने शेड्यूल थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे टोटल 10 शेड्यूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। In which year was the Indian Press Act, a law that granted the government extensive powers to control the press of India, passed? ठीक है, जो प्रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ लाया गया था, इंडियन प्रेस एक्ट। वो कौन से साल में लाया गया था? तो वो लाया गया था सन 1910 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1910। If a national emergency is in place under Article 352, then the Parliament can extend the term of legislative assemblies for dash at a time. ठीक है, मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग गई। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 352। लगाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुकी है, तो पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कितने टाइम तक? ठीक है, तो वो 1 साल तक इनका टर्म एक्सटेंड कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप टू 1 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट फाइनेंस कमीशन? स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन से आर्टिकल के बाद अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बाद आया था? तो वो आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73rd। Which act enacted in 1919 introduced a system of diarchy in the provinces of British India? ठीक है, 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था? तो 1919 में लाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Which of the following pairs is correctly matched regarding the constitutional body and nodal ministry? ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और उसकी मिनिस्ट्री जो है वो सही से जो है मैच की गई है। देखिए, तो सही से जो मैच की गई है, अगर आप ऑप्शन पढ़ें ना तो उससे ही आपको पता पड़ जाएगा। मान लीजिए अटॉर्नी जनरल है, वो लॉ से डील करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहाँ से होगा? ठीक है, तो अगर ऑप्शन चेक करें तो हमारा आंसर हो जाएगा यूपीएससी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस पेंशन से मैच है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपीएससी। Who has the power to appoint the census commissioner to estimate the population of persons belonging to ST communities in the state under readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituents of the state of Goa bill 2024? ठीक है, ये देखिए सवाल पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा सा सवाल है ना। इसमें हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बस ये है कि सेंसस कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास है। ये 2024 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था ना, उसमें ये सवाल आया था। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे सवाल देके अक्सर लोग घबरा जाते हैं और स्किप ही करते हैं। अगर आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन तो आपको पता पड़ेगा कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो इरेलेवेंट है। ठीक है, कोई काम की नहीं होती। सवाल बहुत छोटा सा होता है, इन्फॉर्मेशन फालतू की दी गई है। ठीक है, जैसे 4 लाइनों का सवाल है, ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कोई काम का नहीं हो रहा। ठीक है, खैर जो सेंसस कमिश्नर है उसको अपॉइंट करने की जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट।
द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज़ गवर्नड बाय द रूल्स ऑफ, तो जॉइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट की, उसको कौन से रूल्स क्या गवर्न करते हैं, तो उसको गवर्न करते हैं रूल्स ऑफ द लोकसभा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स बिल 2024 इंटेंड्स टू मॉडिफाई अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो कहाँ की जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो कहाँ के कौन से इंडियन स्टेट की मॉडिफाई करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो हो रहा है मॉडिफिकेशन उड़ीसा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 टू द ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था उसने कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और डीपीएससी या डीपीएससी जो है एसपी वो कितने ऐड करे थे। ठीक है, तो उसने ऐड करे थे 4 डीपीएसपीस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। द सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल मोशन मस्ट बी साइंड बाय डैश मेंबर्स ऑफ लोकसभा और डैश मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा टू अडॉप्ट द मोशन इन पार्लियामेंट। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उनको रिमूव करने का, उनके रिमूवल का एक मोशन पास होना है, तो उसको कितने मेंबर लोकसभा के और कितने मेंबर राज्यसभा के या फिर कितने मेंबर राज्यसभा के साइन करेंगे। ठीक है, ताकि वो मोशन जो है पार्लियामेंट में लाया जा सके। तो 100 मेंबर जो हैं वो तो साइन करेंगे लोकसभा के और 50 मेंबर साइन करेंगे राज्यसभा के, तब जो मोशन है वो पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 और 50। इन 1950 बिसाइड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाट वाज द नंबर ऑफ अदर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1950 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कितने जज होते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय पर जो टोटल जज होते थे एक्स्ट्रा मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 7 जज होते थे टोटल, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो गवर्नर के पावर इनमें से कौन सी नहीं है, तो देखिए गवर्नर की ऑब्लिगेटरी पावर नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑब्लिगेटरी। Which article of the Indian Constitution permits the state to make special provision for women and child? महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने का अधिकार राज्य को कौन से आर्टिकल के तहत मिलता है, तो वो मिलता है आर्टिकल 15(3) के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 आर्टिकल 15(3). Vacation, resignation or removal from the offices of speaker and deputy speaker are addressed under which article of Constitution of India? ठीक है, तो मान लीजिए स्पीकर हो गए या फिर जो डिप्टी स्पीकर है उनका रिमूवल होना है। ठीक है, तो रिमूवल हो गया या रेजिग्नेशन है या फिर वो पोस्ट जब खाली हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, तो वो आते हैं आर्टिकल 94 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 94। Which article of the Indian Constitution provides for the adjudication of interstate water disputes? Interstate water dispute जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, उसके लिए है आर्टिकल 262। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी आर्टिकल 262। Which article of the Indian Constitution emphasizes the provision of just and human condition of work and maternity relief? ठीक है, मानवीय तरीके से कार्य मतलब कंडीशन हो और मैटरनिटी रिलीफ हो, वो सारी चीज़ें कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं, वो आती है आर्टिकल 42 के अंडर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 42। Which article of the Indian Constitution instructs the state to ensure the right to work, education and public assistance in specific circumstances? ठीक है, तो राइट टू वर्क, एजुकेशन और ये जो राइट्स हैं, ठीक है, स्टेट को जो इंश्योर करने हैं ये राइट्स, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं आर्टिकल 41 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 41।
इन अ स्टेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो एक राज्य है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।